नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। पाकिस्तान में एक बार फिर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। एक बार फिर आतंकियों ने छात्रों को निशाना बनाते हुए बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हमला किया। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक प्रोफेसर के साथ कई छात्र भी शामिल थे। आपको याद होगा, साल 2014 के दिसंबर में भी आतंकियों ने छात्रों को निशाने पर लेते हुए पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला कर तकरीबन 140 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें करीब 130 छात्र शामिल थे। ऐसे में ये सवाल उठना अब लाजमी हो गया है कि आखिर आतंकी छात्रों की हत्या करना क्यों चाहते हैं, इससे उन्हें क्या हासिल होगा। पर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के हमलों के बावजूद पाकिस्तान ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करता कि आतंक को अच्छे या बुरे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, और यहीं पर पाकिस्तान की तरफ से जाने अनजाने में बड़ी गलती की जा रही है। बुधवार को पाकिस्तान में बाचा खान यानी बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। हमले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के हताहत होने की खबर है, जिसमें ज्यादातर छात्र ही हैं। हमले के फौरन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हिदायत दी कि आतंकवाद को हर हाल में खत्म किया जाए, लेकिन कैसे, यही बड़ा अहम सवाल है। इन्हीं मुद्दों पर हम न्यूज लाइन में तफसील से चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में एक बार फिर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के 4 सद्दा में बाचा खान यूनिवर्सिटी पर बुधवार को सुबह आतंकियों ने हमला कर दिया। इस यूनिवर्सिटी में एक मुशायरा होने वाला था। आतंकी हमले में एक प्रोफेसर समेत कई छात्रों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों छात्रों के घायल होने की भी खबर है। तहरीके तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला उस वक्त हुआ जब यूनिवर्सिटी में खान अब्दुल गफ्फार खान की पुण्यतिथि पर छात्रों के जरिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के पीछे के रास्ते से जहां गेस्ट हाउस है, वहां से आतंकी कैंपस में घुसे और फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की निंदा की है। दरअसल खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम पर ही ये यूनिवर्सिटी है। उन्हें बाचा खान या बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक इसकी स्थापना 3 जुलाई 2012 को हुई थी। शांति और वैश्विक भाईचारे का जो पाठ खान अब्दुल गफ्फार खान ने पढ़ाया था, उसी पर चलना यूनिवर्सिटी का मूल मंत्र है। इससे पहले साल 2014 के दिसंबर में भी पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया गया था, जिसमें 144 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 130 स्कूली मासूम बच्चे शामिल थे। इस हमले के पीछे भी तहरीके तालिबान का ही हाथ था। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कई आतंकियों को फांसी के फंदे से लटका दिया था। बावजूद इसके एक बार फिर 2016 में आतंकियों ने बेखौफ होकर पेशावर में ही बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की आतंकवादी घटनाएं कब तक होती रहेंगी। इस सवाल का जवाब पाकिस्तानी हुकूमत के हाथ में ही है, और वो ये कि जब तक आतंकवाद को अच्छे और बुरे के चश्मे से देखने की प्रक्रिया को पाक सरकार बंद नहीं करेगी, शायद इस तरह की आतंकवादी घटनाएं कभी बंद नहीं होंगी। मतलब साफ है, आतंकवाद को अच्छे और बुरे के फर्क में परिभाषित करने से बचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो पाकिस्तान में बाचा खान यूनिवर्सिटी पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। हालांकि आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन उसके बावजूद कई लोगों की मौत की खबर है और कई सौ लोग हैं जो बड़ी तादाद में जख्मी हुए थे। ये हमला किस मकसद से किया, किसने किया, क्यों किया और इस हमले से क्या पाकिस्तान कोई सबक लेगा या नहीं लेगा, इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी से आनंद साहू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ ललन प्रसाद जी, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। ललन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आनंद जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, इस हमले को लेकर आपके सरकार की क्या प्रतिक्रिया? देखिए वंदना जी, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी आतंकवादी हमला होता है, मरता निर्दोष है। और यहाँ तो नौजवान युवा जो शिक्षा के क्षेत्र में एक देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, ऐसे युवकों के ऊपर एक अनजान समय में एकदम से उनको अटैक किया जाता है और एकदम उनको मार दिया जाता है जी। ये इससे बड़ा दुख की घटना शायद नहीं होगा।
इतने सारे बच्चों को पहले भी पाकिस्तान में मारे, हमारे देश के बेगुनाहों को मारे। दुनिया भर में आतंकवादियों ने कभी भी ये नहीं देखा कि कौन अच्छा कौन बुरा, उन्होंने तो जिसको पाया उसको मारा, क्योंकि जो आतंकवादी होता है वो आतंकवादी होता है, उसकी कोई जात धर्म मजहब कुछ नहीं होता है, उनका एक ही होता है कत्लेआम। उनको खून की जब होली खेलते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि हमने देखो हमने ये, क्योंकि वो बहुत बड़े कायर होते हैं। अगर सचमुच में अच्छे लोग हों तो उनके पास हजारों ऑप्शन है। ये बंदूक की नोक में कोई भी काम आज तक सही नहीं हुआ है जी। और मुझे लगता है ये दुनिया जो वैश्वीकरण जो बढ़ा है और उसमें जो न्यूक्लियर और ये वेपन्स की जो होड़ बढ़ी है, वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ जो ये जो विनाश विस्फोटक जो डेवलप हुए हैं, मुझे लगता है ये भी बहुत खतरनाक दुनिया के लिए एक परिस्थिति तैयार हो रहा है। और पूरा हमारी पार्टी ही नहीं, देश में जो हमारी सरकार है, हम हमेशा ऐसे आतंकवादी तत्वों के विरोध में पूरा विश्व को जागरूक करने में लगे हैं और इस घटना को भी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और दुनिया को आगाह करते हैं बार बार कि आप गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म से ऊपर आइए एंड जस्ट यूनाइट एंड लेट अस फिनिश दिस। जस्ट यूनाइट की बात आपने कही और गुड और बैड टेररिज्म का हम तो एक तरह से वंदना जी पाकिस्तान को बचाने का काम कर रहे हैं जी, और नहीं तो ये पाकिस्तान जो है एम्बेसडर ऑफ टेररिज्म इनको लगभग बना दिया है आतंकवादियों ने। मतलब आपको लगता है कि पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान इसको एंडोर्स भी कर रहा है? यस यस, क्योंकि ये लोग जो है देखिए नवाज शरीफ जी खुद इतने डरे रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई आर्मी के अंदर में ऐसे ISI के अंदर में पता नहीं कौन कौन गुट हैं आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं जी। अब उनको ये लगता है कि अगर हम खुल के अगर आते हैं कहीं पता चला हम ही को ध्वस्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक को वहां मॉनिटर कर देते हैं। आतंकवादियों का इतना इन्फ्लुएंस है और आर्मी का आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जाता है एक पैरेलल गवर्नमेंट, उनका आर्मी का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे बैठता है जैसे कोई फॉरेन का कोई प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है। ये तो बहुत ही मतलब डेमोक्रेसी इज इन डेंजरस यू कैन कॉल ये है। ललन प्रसाद जी, आनंद साहू जी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वहां डेमोक्रेसी खुद डेंजर में है और सरकारें जो कि उनमें स्थायित्व नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, तो इसी कारण से बार बार पाकिस्तान खुद भी ऐसी चीजों का शिकार हो रहा है। और एक चीज उन्होंने कही कि भारत तो उसको बचाने का काम कर रहा है। हम अगर इंटरनेशनल कोई ओपिनियन बिल्टअप कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में तो हम हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान को। आपको भी ऐसा लगता है? इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए थोड़ा सा हम इसके इतिहास में जाना चाहेंगे और जिस तरह का ये हमला आज हुआ है, अभी पिछले साल ही 16 दिसंबर को 2014 में 16 दिसंबर को जी उन्होंने 150 बच्चों को मार दिया था आर्मी स्कूल के। और तब उन्होंने कहा था कि हम जो आर्मी हमें जो मार रही है हम उनके बच्चों को ही मार के ख़त्म कर देंगे। ये बयान दिया था इन तालिबान के जो पाकिस्तानी तालिबान तहरीक तालिबान जिसने इसकी जिम्मेदारी ली थी। तो ये तालिबान का अगर थोड़ा सा पीछे इनके इतिहास में हम देखें तो ये क्रिएशन तो पाकिस्तान का अपना ही है, तालिबान सारा का सारा। और 2001 में जब मुशर्रफ ने हमला किया था ये फ्रंटियर एरिया में, जो वहाँ पर कबायली और जो आदिवासी हैं वहाँ के जो लोग हैं, तो वो ऑटोनॉमी चाहते थे और ऑटोनोमस रीजन उसको बोला भी जाता था। तो मुशर्रफ ने कहा कि तुम या तो पाकिस्तान के साथ रहो या तो नहीं हो, और अगर पाकिस्तान के साथ नहीं हो तो फिर हम तुम्हें सबक देंगे। तो उन्होंने हमला किया और आपको पता है कि लाल मस्जिद पर भी हमला हुआ और कहाँ का हमला हुआ। इसके बाद फिर जो ग्रुप था जो पाकिस्तान के खिलाफ हो गया तो उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, पाकिस्तान तालिबान का जो ऑर्गेनाइजेशन बना उनका। शुरू में तो काफी छोटे रूप में था ललन प्रसाद जी, लेकिन बार बार आर्मी को लेकर की क्यों ये आपत्ति हाँ, बस मैं वही इसी पर आ रहा हूँ। तो धीरे धीरे ये जो तालिबान का ऑर्गेनाइजेशन था तो इनको उस पार से अफगानिस्तान से भी सपोर्ट जो तालिबान था उससे था और जो और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनका सपोर्ट था जी। और फिर इन लोगों ने मिलकर पाकिस्तान पर आतंकवादी हमले करने शुरू किए और तब से लेकर आज तक तो मेरा ख्याल है हज़ारों बार इन्होंने केसेस किए होंगे पाकिस्तान के ऊपर। अभी पिछले साल की 2015 की रिपोर्ट है कि 136 बार इन्होंने आतंकी हमले पाकिस्तान में किए। उसमें सुसाइड बॉम्बिंग भी था, उसके अंदर उन्होंने वो रॉकेट से भी हमला किया था और उसके अंदर जो ये बड़े बड़े हमले हुए जो स्कूलों में, आर्मी स्कूल में हुआ और इस तरह हुए।
और देखिए 2016 के शुरू में इन्होंने पाकिस्तान पर फिर हमला किया, पाकिस्तान को फिर। सबसे बड़ी बात यह है जो अभी आपने भी कहा और आनंद जी ने भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इसके बावजूद भी सबक नहीं मिल रहा है, और वो अच्छा और बुरा तालिबान, ये जो डेफिनेशन उसने अपनी रखी हुई है, तो ये जो जिसको वो बुरा तालिबान कहता है वो जो उसको काटता है, तो ये तो आस्तीन का सांप खुद पाकिस्तान ने पाला है। और जब उसको दूध पिला रहा है तो वो फिर पाकिस्तान को तो मारेगा ही, छोड़ेगा थोड़ी, क्योंकि उनका तो काम ही यही है। वो तो इसीलिए बनाए गए हैं और उनको इसीलिए पैसा मिलता है, जो लोग उनके फंडिंग है। और आपने जो बिल्कुल बिल्कुल ललन प्रसाद जी, आनंद साहू जी भी ये कह रहे थे कि गुड और बैड टेरर की एक डिफरेंशिएट उन लोगों ने किया है, और आप कह रहे हैं कि जो उनकी नजर में बुरा है वो असल में वो है जो उनको नुकसान पहुंचाए, और जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाए वो उनकी नजर में अच्छा है। तो ये तो पाकिस्तान की नीति शुरू से रही है जी। तो उन्होंने तालिबान को भी और जितने इस तरह से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में इस समय हैं वो सब पाल रहे हैं। देखिए आजाद कश्मीर में क्या है, बीसीओ कैंप चल रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट की नज़र में सारे हैं, सब उनसे फंडेड हैं। उनके जो पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस है और पाकिस्तान गवर्नमेंट सबके सपोर्ट है उनको, सिर्फ इसलिए कि वो भारत के ऊपर हमले करें। आनंद जी से इस बीच मेरा ये सवाल है, जैसा कि कह रहे हैं ललन प्रसाद जी कि वहां पे जो ये ग्रुप्स चल रहे हैं, इनमें ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इसके बारे में सबको पता है। पाकिस्तान की सरकार को तो मुझे लगता है हिंदुस्तान की सरकार को बहुत ज्यादा पता होगा पाकिस्तान की सरकार से। बिल्कुल वंदना जी, इन विषयों पर बार बार हमने हर प्रकार की साक्ष्य दे करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बार बार चेताया है कि आप कार्रवाई करिए, आप दूसरे देश को आतंक का साया में रख के आपके देश को कभी खुशहाल नहीं रख सकते जी। आप अपने दूसरे के गलियों में जब जो किलकारियां होने वाले हैं वहां पर आप जो आंसू और खून की जब नदियां बहेगी तो आपके गली और कुचे में कभी शांति और सुकून हो ही नहीं सकता है जी। क्योंकि वाट एवर यू कहते हैं कि मतलब जो आप बोएंगे वही काटेंगे जी जी। दुनिया के देशों में हमने हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पीएम बने तब भी वो दुनिया के देशों का, अमेरिका को भी, लेकिन अमेरिका ने जब अलकायदा ने अटैक किया वो उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, उसके बाद से थोड़ा गंभीरता आई, लेकिन उनकी जो कूटनीति है हथियार बेचने की और वेपन्स का जो बहुत बड़ा जो मार्केटिंग है उनके पास जो बिजनेस जो हाउस है वो बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग है, और वो भी कई बार गलत निर्णय थोपने में सार्थक हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, जिसका नतीजा पूरे विश्व को भोगना पड़ता है, पूरे विश्व को भोगना पड़ता है। ये बात जी जी अभी अमेरिका को समझ में आ रही है, क्योंकि यूरोप में भी आग लग गई, उधर रशिया में तो पहले ही लगे हुए। इस पर बातचीत करेंगे आनंद साहब जी, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए न्यूज लाइन।
एक बार फिर आप सभी का न्यूज लाइन में बहुत बहुत स्वागत। लगातार चर्चा हो रही है पाकिस्तान पर हुए हमले की और इस बीच हमारा पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। हमारे साथ अभी भी जुड़ रहे हैं इरफान रसूल, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। इरफान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसी के साथ इरफान शेख हमारे साथ जुड़े थे, चैनल 1 न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर। इरफान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मौलाना आमिर रशादी साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के, और बहुत कुछ जानने को उनसे मिलेगा। ललन प्रसाद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और आनंद साहू जी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। लगातार हम लोग बातचीत करें और हमने सुना कि आनंद साहू और साथ ही ललन प्रसाद जी कह रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान को मान लेना चाहिए, ये गुड और बैड टेरर की कोई डेफिनेशन नहीं होती। टेरर अपने आप में बहुत बड़ा टेरर होता है और उसका सिर्फ एक मकसद है, इंसानियत को किल करना, और ये काम वो पाकिस्तान में भी करता है, ये काम वो हिंदुस्तान में भी करता है। इसी मसले पर मैं सीधे तौर पर मौलाना साहब आपके पास ही आना चाहूंगी। आज जो इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान में, उसे लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या वजह लगती है उसके पीछे, और क्यों इस तरीके की आतंकी वारदातें बार बार हिंदुस्तान या पाकिस्तान में होती जा रही है? देखिए, जब स्वयं हित जाती मफाद किसी भी काम में दाखिल हो जाता है तो वो तमाम चीज़ों से ऊपर के अपने फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह की हरकतें होती हैं जी। मैं इस अटैक को पाकिस्तान के उससे कहना चाहूँगा कि जो लोग भी वहाँ पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं और वो अपने आप को इस्लाम का नुमाइंदा या जिहादी कहते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि कम से कम अगर वो मुसलमान हैं तो इस तरह की हरकत बंद करें, जिससे पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम खराब हो रहा है, इस्लाम की छवि खराब हो रही है। कौन सा मजहब इन बच्चों को, उन माओ से जाके ये पूछे किस जिहाद की बात कर रहे हैं? कौन सा इस्लाम इजाजत देता है इनको? ये आतंक है और आतंक के अलावा कुछ नहीं। अगर कोई शख्स इसको और कोई नाम देता है तो जाहिल है, इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम इस तरह की तमाम हरकतों की मजम्मत करता है, वो कहीं इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि इस तरह की हरकत की जाए। चलिए, मौलाना जी का ये रुख है और इस बीच हमारे साथ इरफान रसूल साहब है। इरफान जी, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में बार बार ऐसा लग रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है, और हर बार एक और कॉमन चीज है, खासकर बाचा खान यूनिवर्सिटी के बारे में भी कहा जाता है कि 70 to 80% जो क्राउड है यहाँ पर वो आर्मी से जुड़े हुए परिवारों के बच्चे हैं। और इससे पहले पेशावर में 2014 दिसंबर में जो हुआ, वहां भी आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ। तो क्या कुछ कन्वे करने की कोशिश है आतंकवादियों के माध्यम से? कोई मैसेज वो देना चाह रहे हैं पाकिस्तान की सरकार को या हिंदुस्तान को कि इस तरीके की बातचीत या शांति वार्ता या ये सब इनिशिएटिव ना लिया जाए? देखिए, बहुत शर्मनाक है और बहुत ही शर्मसार है और हैवानियत है, बहुत बड़ी हैवानियत है। सबसे पहले हम ये कहेंगे। दूसरी बात, जो फौज का ऑपरेशन चल रहा है वजीरिस्तान में और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, कहीं ना कहीं फौज बौखलाई हुई है। और इससे पहले जो पेशावर के स्कूल में पिछले साल हमला हुआ, उसको भी आप देखिए, और आज का जो हमला है उसे भी आप देखिए। तो कोशिश इस बात की है कि अगर तुम हमारे कैंप उजाड़ोगे और आतंकवादियों ने मैसेज देने की, पैगाम देने की कोशिश की है, तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये बात न कही जाए कि पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए, परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी वो ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन जारी है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को निपटना पड़ेगा, और लंबी लड़ाई है, लंबी जंग है। जिस तरह से भारत ने इस बार भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के मुल्क में जो हमले हो रहे हैं उनकी मजम्मत की है, उनकी निंदा की है, और उन कहीं ना कहीं दुख की इस घड़ी में एक दूसरे के साथ आने का एक पैगाम मिला है। ऐसा लगता है पहली बार ये चीज साफ तौर पर नजर आई। बातचीत भी अगर आगे बढ़ाई गई तो ऐसा लगता है उसमें भी कुछ खास ऐसी चीजें थी जो कंडीशंस रख दी गई। ये नहीं कि अब बातचीत कभी नहीं होगी, लेकिन हमारे मुल्क को पेशरफ्त ये भी करनी चाहिए कि पड़ोसी अगर मुसीबत में है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, हमसाया मुल्क को यह पैगाम देने की कोशिश करनी चाहिए कि इस दुख की घड़ी में भारत उनके साथ है। तो आपको लगता है कि भारत सरकार को ये सिर्फ निंदा करने से बात नहीं है, कुछ ऐसा मसला भी उठाएं, कुछ ऐसी पहल भी बुनियाद पर कदम उठाना जरूरी है। मोदी सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बड़ा देश है भारत, और पड़ोसी अगर मुसीबत में है। और खान अब्दुल गफ्फार खान हिंदुस्तान के भी चहीते थे, जिनकी सालगिरह के मौके पर यह हमला हुआ, तो जिनको सरहदी गांधी और कहा जाता था, और हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत उनको मुझे लगता है कि माना जाता था और माना जाता है, वो दूसरे गांधी हैं। तो इसलिए
इस मौके पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत को भी यह पैगाम देने की कोशिश की गई, लेकिन हमें निंदा नहीं बल्कि उनकी मदद के लिए हमें आगे आना चाहिए। बिल्कुल इरफान शेख, क्या आप भी इस पर सहमत किया है जी। जैसा आप लोगों को भी मालूम है जी। मैंने भी यहाँ आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को यही कहा कि वो मासूम बच्चे वो किसी भी जाति धर्म के हों, कहीं से भी हो, उनको वो देश बनाने के लिए, देश का निर्माता बनने के लिए वो अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कोई अच्छा काम करना चाहते हैं। उनका क्या दोष है? वो बेचारे वो मुल्क को आगे ले जाने के लिए काम वैसे लोगों को मारा, आतंकवादियों को। एक बात यहाँ पे माननी पड़ेगी वंदना कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने के लिए कमर कस चुका है, उसी के जवाब में, उसी के बदले में उसे ये कार्रवाई झेलनी। मैं वही बात कहा। इरफान शेख, ललित जी मैं आऊंगी आपके पास, आनंद साहू जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इरफान शेख है, इरफान शेख हमारे साथ है। इरफान शेख, इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या नजरिया, के क्या टिप्पणी पाकिस्तान को लेकर, वहां के हालात को लेकर? देखिए, इसमें जो सबसे हिला देने वाली बात यह है कि सॉफ्ट टारगेट को टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली स्कूल और कॉलेज के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इनके सिक्योरिटी को लेकर के जब भी कोई रेड अलर्ट की बात होती है या टेररिस्ट अटैक की बात होती है, अक्सर यह देखा गया है दोनों मुल्कों में कि जो पावर में जो नुमाइंदे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या कैबिनेट मिनिस्टर्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उन इंस्टॉलेशन में सारे जवान लगा दिए जाते हैं, आर्मी और पुलिस के फोर्सेस लगा दिए जाते हैं। लेकिन ये जो वल्नरेबल है, जो बच्चे हैं, जो स्कूल के और कॉलेज के जो बच्चे, उन स्कूलों में सिक्योरिटी नहीं होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है। ये इस हिसाब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों वल्नरेबल है मिलिटेंट के अटैक से। और तालिबान डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये बिल्कुल लॉजिकल था कि ये लोग इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान भी डिसइंटीग्रेट होगा अगर इसको ढंग से ठीक से अगर उसको टैकल नहीं किया गया। जिस वक्त अफगानिस्तान डिसमेंटल हो रहा था, उस वक्त अगर पाकिस्तान चुप था या हिंदुस्तान चुप था, तो फिर अल्टीमेटली ये पाकिस्तान को, आज पाकिस्तान भी अगर वीक हो रहा है तो हिंदुस्तान के लिए ये बहुत एक अच्छी पॉजिटिव साइन नहीं है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इरफान भाई ने इस बात को कही कि फौज जो है काउंटर कर रहा है जितने भी मिलिटेंट्स है, उसका ये परिणाम है। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात से, और मेरे ख्याल से जितने भी इरफान साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात इसमें ये जोड़ी, उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान खुद भी तैयार है टेरर से फाइट करने के लिए और उसकी एवज में उसे ये भुगतना पड़ रहा है। ललन प्रसाद जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी की आवश्यकता है। जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं नॉर्थ फ्रंटियर में, जो कबीले हैं उनके ऊपर इस तरह से, तो आप अपने आदमियों को ही मार रहे हो। तो आपके ही देश के लोग हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री का जो ऑपरेशन है, एक मिनट, जो पाकिस्तान की मिलिट्री का जो ऑपरेशन है, तो अपने आदमियों को तो आप मार रहे हैं, तो वो आप वही आदमी आपके खिलाफ हो रहे हैं। और आप देखिए घटनाक्रम, अगर अब उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करें तो जो पिछले साल और इधर हाल में जितने अटैक किए हैं उन्होंने तालिबान ने, उनका ज़्यादातर टारगेट जो मिलिट्री के कन्वॉयज होते हैं या नेवी के या फिर वो मिलिट्री के स्कूल या जो मिलिट्री से कनेक्टेड लोग हैं उनको पहले वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसा आपने ठीक कहा कि वो बौखलाए हुए हैं कि पाकिस्तान हमें मार रहा है, तो आप उनको औजार से और उनको हथियार से मारने की जगह अगर थोड़ा प्रोसेस डेमोक्रेटिक हो, उनसे बात करें, उनको अपने साथ लेने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी तो आपके ही भाई हैं और आपके देश के लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर ये प्रोसेस शुरू किया जाए पाकिस्तान में तो बात बहुत आगे बढ़ सकती है। और दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान को ये डिस्टिंक्शन अब छोड़ देना चाहिए कि टेररिज्म कौन सा अच्छा है बुरा है। देखिए, जब आपके यहाँ आर्मी स्कूल पर लास्ट ईयर अटैक हुआ तो आपने 10-15 दिन के अंदर ज्यादातर जो संदिग्ध लोग थे उनको पकड़ के फिर बाद में फांसी भी दे दी। एक साल के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और जब भारत में 26/11 का आपने किया तो उसके जो गुनाहगार हैं वो आज तक भी मजे में पाकिस्तान में घूम रहे हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और अभी जो केस हुआ पठानकोट में, वो ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम एक्शन ले रहे हैं। एक दिन रिपोर्ट आई कि साहब वो JIT गठित कर ली उन्होंने, उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है, ले लिया गया। दूसरे दिन रिपोर्ट आई कि नहीं अभी कोई हमें पता ही नहीं है। जी। तो इस तरह से ये दोहरी नीति नहीं चलेगी पाकिस्तान। बिल्कुल। जी वही मैं कह रहा था बंदा जी कि देखिए, अगर पाकिस्तान को
उसका डेमोक्रेसी को, वहां के बच्चों का भविष्य को और इन सभी का अगर सुरक्षा चाहता है अगर पाकिस्तान जी, तो उनको दूध का दूध पानी का पानी, उनको क्लियर विथ ट्रांसपेरेंसी दे हैव टू कम। उनको अगर नहीं आएंगे तो मैं एक चीज आज कह दे रहा हूं, आज आपके चैनल के माध्यम से भी जी, कि आज नहीं तो कल दुनिया के देश ये मान लेंगे कि आतंकवादी एम्बेसडर है पाकिस्तान जी। मौलाना साहब आप इस बात से सहमत हैं? टेररिज्म, और ये जिस जी, दिन हो जाएगा तो भारत का नियंत्रण, सुन लीजिए एक मिनट, एक बीच में मत बोलिए, देखिए क्या सुन लीजिए ना, करेक्ट कर दूं अरे आप सुनते नहीं है ना, ये बहुत गलत है। सुन लेते हैं आनंद साहू जी को सुन लेते हैं। आप कहिए आनंद जी कहिए आप। रहा हूँ कि इससे क्या होगा कि भारत का जो एक भाई है, एक तरह से एक पड़ोसी जो है भाई होता है, और वो चाहे किसी भी हालत में अगर वो जब डेवलप करता है तभी पड़ोसी जो है उसको भी सुकून होता है, उसको भी एक दुनिया के नजर में ये होता है कि भाई हमारा पड़ोसी जब डेवलप करेगा तो हमारे को भी एक डेवलपमेंट का फायदा मिलता है। जब ये एक तरफ यहाँ सुलगेगा, आग लगा रहेगा पाकिस्तान, तो क्या लगता है कि भारत को उससे कोई फायदा है? बिल्कुल फायदा नहीं है। टोटली इट इज अ वेरी बिग लॉस फॉर ये आपका नजरिया है, ये आपका नजरिया जी। इसी कारण से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ब्रेकिंग ऑल द प्रोटोकॉल एंड बैरियर्स, वो गए पाकिस्तान और शुरुआत किया। आपको याद है जब तक ये बातचीत नहीं शुरू हुई थी, सुन लीजिए, इसलिए गए थे वो, आप वजाहत उसकी ना करें, उसका जवाब भी है कि वो किस लिए गए थे। मैं एक बात करेक्ट कर दूं, मुझे लगता है हमें इस एंगल पे नहीं जाना चाहिए, हमें इस पक्ष पर नहीं जाना चाहिए। आनंद साहू जी इस पर पहले भी हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि मौलाना साहब इस पर अपनी टिप्पणी, बातचीत को आप मौलाना साहब, इरफान जी मैं आऊंगी आपके पास। एक सेकंड बाद, जब पाकिस्तान नहीं, आज एक चीज, बातचीत नहीं हो रही थी तो बातचीत क्यों बंद कर दिया? जब बातचीत शुरू कर दी क्यों बातचीत क्यों कर रहे हैं? ये सुन लीजिए इरफान जी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जब अमेरिका अफगानिस्तान में पत्थर तोड़ रहा था, बिन लादेन को तलाश कर रहा था, उस वक्त की मौजूदा जो सरकार थी पाकिस्तान की, उसने बेस प्रोवाइड किया था। ये बुनियाद इसकी उस वक्त पड़ चुकी थी। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो है, वजीरिस्तान जिसको कहते हैं, ये वही जगह है। तो इसलिए ये अब जो गज़वे अज़्ब जो शुरू हुआ है, जो फौजी ऑपरेशन है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, तो मुझे लगता है ये उसका जवाब है। लेकिन शायद फौजी ऑपरेशन उनका जारी रहेगा, वो डरने वाले नहीं है, क्योंकि पेशावर के बच्चों पे अटैक हुआ, उसके बाद भी फौजी ऑपरेशन उनका जारी रहा। मेरा ये कहने का मतलब है जी। तो आप एक पॉजिटिव साइड पे ही जा रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं और पाकिस्तान सरकार तैयार है इनको आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन इस बीच मौलाना साहब मैं आपसे चाहती हूँ, आपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपने कहा कि टेरर को किसी रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए, और आनंद साहू जी भी ये बराबर कह रहे हैं कि वहां के लोग अगर इस चीज को नहीं समझेंगे, वहां की सरकारें नहीं समझेंगी, तो खुद उन्हीं के लोगों को नुकसान है। तो ये तो क्लियर है कि टेरर का कोई कलर है नहीं, क्योंकि वहां जो मारे जा रहे हैं वो मुस्लिम हैं, जो मार रहे हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी इस्लाम के फॉलोअर हैं। दोनों के रवैये और रुख में बेशक फर्क है। मेरा आपसे ये जानना है, आपको लगता है कि इस तरीके के मासूम बच्चों को निशाना बनाकर किसी जिहाद को वो हासिल करने वाले हैं? क्योंकि तहरीक इस्लाम जो है उसके संगठन के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई जन्नत नसीब होगी, हमने अगर ये सब कर लिया तो जन्नत नसीब होगी। आपको लगता है उनको कोई जन्नत नसीब होने वाली है? देखिए, एक बात बहुत साफ है, अभी ललन जी जो कह रहे थे मैं इनसे एग्री करता हूं कि ये जो अटैक हो रहा है, जितनी हुकूमतें दुनिया में है, जिनके यहाँ भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं, उनको भी अपना मुहासबा करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा कि कहीं वो भी कुछ गलत कर रहे हैं। और जब कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। इस पे भी जरूरत है इस बात की कि उसको समझा जाए। इसलिए लल्लन जी की बात से मैं एग्री करता हूं कि वहां पर जो फौजें एक तरफा कार्रवाई करें जहां इनोसेंट लोग भी मारे जा रहे हैं, तो जब ऐसा हो रहा तो उनमें से कुछ लोग ऐसे पनपेंगे नहीं। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि जहां भी हमारी फौज ऑपरेशंस कर रही है वहां जरूरत है। नहीं, अगर हम उन कबायली इलाकों में इस तरीके का ऑपरेशन नहीं करेंगे तो वहां नहीं। देखिए, पाकिस्तान अगर ऐसा कह रहा है तो पाकिस्तान गलत कह रहा है। बम ये देख के नहीं मारता, जब गिराया जाएगा वहां पर इस तरह के बम गिराए जाएंगे तो वहां वो देख के नहीं कि आतंकवादी को मार रहा है। लेकिन फिर इसे भी तो मौलाना साहब, इसे भी तो आप जायज नहीं ठहराएंगे ना कि अगर वहां मासूम मारे जा रहे हैं तो फिर बदला लिया जाए, बच्चों पे अटैक किया जाए। गवर्नमेंट फेल्योर है जी, वो लोगों को चिन्हित नहीं कर पा रही है, समझ नहीं पा रही किस जगह पर लोग हैं और किसको मारे।
तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी एक तरह का आतंक फैला रही है। तो जब आतंक फैलाएगी, जो आतंकित हो गए उसका जवाब देंगे। तो इसको भी जहन में रख करके ही कोई फैसला करना होगा। रही जहां तक बात जन्नत की और दोजख की, तो जो लोग भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इन मासूम बच्चों को मार रहे हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। इस्लाम किसी भी अगर वाकई में ईमानदारी से जो जिहाद इस्लाम में फर्ज है, उस जिहाद में भी बच्चों पर अटैक नहीं हो सकता, बागें जलाई नहीं जा सकती, बूढ़े लोगों पर हमला नहीं हो सकता। इन तमाम शराइत के साथ जिहाद की इजाजत दी जाती है। ये जिहाद नहीं है, ये इनका अपना बनाए हुआ तमाशा है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप कह रहे हैं। और इस बीच और इन्हें दो तक जन्नत नहीं मिलेगी। जी। जो लोग जन्नत की वो इनको बशारत दे रहे हैं, वो असल में इनको जहन्नम में ढकेल रहे हैं। जी, जहन्नम में ढकेलने के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। अगर किसी आतंकी को ब्रेन वॉश के तहत ये कहा जाता है कि आपको जन्नत मिलेगी अगर आप ये करते हैं तो। खैर, अमिक जामी साहब हैं, सदस्य हैं सीपीआई के, इस वक्त हमारे साथ हैं। अमिक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप किस तरीके से देखते हैं इस वाक्य को, और आपको लगता है कि जो बात मौलाना साहब कह रहे हैं कि सरकार भी एक तरीके का अब्रप्ट टेरर फैला रही है, क्योंकि सरकार को खुद नहीं पता पाकिस्तान में कि कहां अटैक करें और कहां नहीं करें, तो जहां उसे जगह मिल रही है, जहां सूचना मिल रही है, जहां कुछ एक्शन लगता है उसे, वो अब्रप्टली वहां पे अटैक करना शुरू करती है और फिर उसका ये रिवर्स एक्शन है। आप सहमत है इस बात से? देखिए, मैं तो सबसे पहले आज बादशाह खान, जिनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, भारत में गांधी के बाद उनको सबसे बड़ा जगह मिला था, और उनके याद में जो यूनिवर्सिटी बनी उस पर जिस तरह का हमला हुआ, दरअसल ये जितने भी सेकुलर सरकारों की तरफ जो जद्दोजहद है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पाकिस्तानी में नहीं, इंडिया सब कॉन्टिनेंट में वो सारे के सारे सब निशाने पर हैं। आज जब हम फ्रंटियर गांधी को हम याद करके अपने मुल्क के दोनों रिश्तों को हम और मजबूत करने को सोच रहे थे, उसके दिन में ये हमला वहां पर आया है। लेकिन देखिए, अगर आपकी उसकी बुनियादी बातों में जाइए तो पिछले 20 सालों में जो दहशतगर्दी वहां पे पाली गई है, ये बहुत ही ओपन बात है। भाई, रशिया ने गलती किया होगा, अमेरिका ने गलती किया होगा, लेकिन सऊदीया में और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मिलके अलकायदा, CIA और बिन लादेन ग्रुप एंड कंपनी ने जो आतंकवाद खड़ा किया, उसमें जो एक नौजवान पीढ़ी पैदा हुई, अब जब अफगानिस्तान से नाटो फोर्सेस वापस जा रही है, तो सवाल यह है कि वो जो बेरोजगार नौजवान है, जो सिर्फ दहशतगर्दी में पले हैं, जो सिर्फ बंदूक में पले हैं, वो किधर जाएंगे? और पाकिस्तान तो देखिए, पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान के लोगों में 3 बातें हैं कि पाकिस्तान जो है वो 3 बातों पर टिका हुआ है। एक है अल्लाह मियां, दूसरे है अमेरिका, और तीसरे है आर्मी। ये 3 लोग हैं, उनको चला रहे हैं। लेकिन आज ये बात गौर करने की बहुत जरूरत है कि पाकिस्तान जिस बुनियाद पर कायम हुआ था, उस बुनियाद पे जो मुल्क बन रहे हैं, या पाकिस्तान जो बना था, आज पाकिस्तान डेमोलिश हो गया। हमारे भारत में हम मानते हैं कुछ कमियां होंगी, कुछ गलतियां होंगी, संविधान में कुछ कमियां होंगी। आमिर जी है, हमारे बड़े भाई हैं, वो भी लड़ेंगे, सब लड़ेंगे, लल्लू जी भी लड़ेंगे, और हम उसको दूर करेंगे। लेकिन आज उसी पाकिस्तान के में जो दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जा रहा है, हम भारत में देख रहे हैं कि हम लोग उसका जो है कॉपी कर रहे हैं। NIA में समझौता के ब्लास्ट में जिस आतंकवादी का नाम आया, भारत सरकार में आज उसको देश भर में नवाजा जा रहा है। वो वाइस चांसलर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में चीफ गेस्ट बन के जा रहा है। तो मेरे ख्याल से हमें सेक्युलर इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान कैसे बन पाए, भारत का भी, मैंने लास्ट टाइम भी वंदना जी आपसे मैंने यही कहा था कि भारत का भी जो हित वो इसी बात में है कि बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जमहूरियत, सेक्युलर स्टेट। आपने एक बात कही है अमित साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान में जैसे इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदुस्तान में भी दिया जा रहा है, और आपने एक इंटरनल मैटर का इसमें जिक्र भी किया। मैं चाहती हूं आनंद साहब पहले इस पे जवाब दें, इसके बाद इरफान रसूल से भी मैं इस बारे में पूछूंगी। आनंद जी, जो कह रहे हैं अमित साहब, आपको भी सही लगता है कि हम भी तो उन्हीं की कॉपी कर रहे हैं? नहीं, हम भी तो उन्हीं में से कुछ चीजों को इतना बढ़ावा दे देते हैं। बहुत बड़ा अंतर है वो जो कह रहे हैं जामुई जी। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि जो वहाँ ISI है और आर्मी है,
वो सरकार के को घुटने के बल पे ले आती है, वो तो कम से कम नहीं है। यहाँ कम से कम डेमोक्रेसी तो है। यहाँ हम आर्मी के नोक पे तो नहीं चलते हैं जी। कभी भी वो टॉपल कर देते हैं, ये इतिहास है उनका। ये भारत के नेतृत्व तो नहीं दिया उनको। और भारत में कम से कम कोई भी आतंकवाद है या उग्रवाद है या नक्सलवाद है या अलगाववाद है या कोई भी जिहादी गुट आता है तो उसको चने चबाना पड़ता है। उसको सरकार जो है शक्ति से। अमित जी ऐसा नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि आप लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक बात आपको कह दूं, पहले तो ये बात बंद कीजिए, जिहाद का लफ्ज बंद कीजिए। फसादी हो सकता है, जिहादी नहीं हो सकता। हम करेक्ट करना चाहते हैं आप लोगों को। आप लोग इस्लाह कीजिए, इससे कोऑर्डिनेट कीजिए, बात कीजिए। मत लगाइए, जिहादी नहीं हो सकता, फसादी है। अमित साहब को सुन लेते अपनी बात पूरी कर रहे हैं। आनंद जी करेक्ट कर रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। जी आप मेरे को करेक्ट कर देने से करेक्ट नहीं हो जाएगा। जिहाद दुनिया में किस नहीं मानने वाले, हम किसी कीमत पर नहीं मानने वाले। फसाद है वो फसादी नहीं है, जिहादी नहीं है। आनंद साहब एक बात जो आप पहले भी कह चुके हैं, इरफान भी कह रहे हैं, मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि जिहाद जो है असल में जिहाद बहुत अलग चीज है। एक सेकंड आप मेरी बात, मौलाना साहब एक सेकंड, नहीं आप मेरी बात सुनिए। आनंद जी लेट मी कंप्लीट मौलाना साहब, ललन प्रसाद जी, मौलाना साहब, आप लोग मेरी बात सुनिए। नहीं मौलाना साहब, एक चीज मौलाना साहब आप चीजों को अलग कर दे रहे हैं। आनंद साहू जी एक सेकंड आप लोग मेरी बात सुनिए। मौलाना साहब चिल्लाने से बात नहीं होगी, चिल्लाने से बात नहीं होगी, चिल्लाने से बात नहीं होगी। उसको समझिए, लोग जिहादी उसको समझिए। जिहाद आनंद साहब जी दुनिया अगर किसी मसले पर लेकर मौलाना साहब आप सुनिए, जिहाद पे आप लोग अपना रुख रख चुके हैं। आनंद साहब जी मौलाना साहब आप मेरी बात आपको दर्द क्यों? मैं जो आतंकवादी है उनको कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग आनंद साहब मुझे लगता है आप लोग बहुत गलत दर्द हो रहा है, बहुत गलत अवॉइड करना चाहिए। आनंद साहू जी बहुत गलत ट्रैक पे आप लोग जा रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है कि रिलीजन से आप इसको कनेक्ट सुन ले। आप वो कुछ और इस मसले पर कहना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल अलग एंगल दे रहे हैं। और मौलाना साहब मेरी आपसे भी ये दरख्वास्त है, आनंद साहू जी आपसे भी, जिहाद क्या है असल में, इसकी रूपरेखा क्या है। हिंदुस्तान के जो मुस्लिम है वो समझते हैं इस बात को, उन्होंने कुरान पढ़ी है, वो बेहतर जानते हैं। कोई आतंकवादी अगर ये कहता है कि किसी को मार के हम जिहाद करें तो ये कतई सही नहीं। आप भी जानते हैं आनंद साहू जी जिहाद की परिभाषा। मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि जो भी है किसी भी जाति धर्म का, चाहे वो हिंदू हो, को करेक्ट कर देता हूँ, सिख हो, ईसाई हो, मैं कोई भी करेक्ट कर देता हूँ। अगर वो आतंक करता है और वो कहता है कि हम जिहादी हैं तो वो गलत है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, कहता है मैं जिहादी हूँ तो गलत है। आपको दर्द किस बात की है? ऐसा लग रहा है जैसे जिहाद के नाम पे आप पता नहीं क्या दर्द हो रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है जो इतने खून खराबा कर रहे हैं उसके सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। नहीं ये कह रहे हैं, ये दिख रहा है आपके दर्द है, आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कहिए अखलाक के जगह 10 लोगों को मार दिया, वहाँ जाकर वहाँ नहीं जाते आप लोग, वहाँ की बात नहीं करते। अखलाक आनंद साहू जी
दीजिए विषय को वहाँ, डाइवर्ट कर रहे हैं। पुरस्कार दीजिए। मौलाना जी अखलाक भारतीय था, आप क्यों इशू को डाइवर्ट करें? नहीं, मुझे ये बात कहनी है आप लोगों से, और बहुत ज्यादा दिक्कत के साथ मैं कह रही हूँ कि आप लोग इस तरीके की चीजें इस्तेमाल मत करें। इंटरनल मसला काफी अलग है, अखलाक जो कि ना तो पैरों के साथ बचाया जाएगा, ना किसी ने उसे आतंकवादी कहा। मैं चाहती हूँ आप इस चीज से बाहर निकले। अमीर साहब को सुने, अमीर साहब को सुने। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप सुनिए, अमीर साहब की बात सुन लीजिए। आनंद साहब जी सुन लीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का डिबेट है जी। एक एक करके जो भी बोलना है अपनी बात रखिए। जब हम बात करते हैं आप लोग गाली देंगे, डिबेट नहीं है। नहीं, इस तरीके से करेक्शन नहीं हो सकती, इस तरीके से करेक्शन नहीं हो सकती। नहीं बोलिए ना। देखिए आनंद साहब जी, मैंने आपको ललन प्रसाद जी, अमीर मैंने साहब सुन ले। आपको जिधर को इशारा किया जी, ये मैं आमिर भाई की बात से वो हम लोग सियासत सीखे हैं उनसे। हम आजमगढ़ से हम स्कूल में पढ़ा करते थे जब वो राजनीति करते थे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत में आतंकवाद के कोई भी मामलों में आज तक कोई मुलव्विस, कश्मीर को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में कोई नौजवान को आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया। भारत में कोई भी इस्लामी आतंकवाद जिस तरह से उसको जोड़ा जाता है, ये अटल जी हमारे जो बुजुर्ग नेता है हमारे मुल्क के, ये उनका थ्योरी था कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जो भी आतंकवादी है वो मुसलमान है। तो वो आनंद जी तो उनकी बात करेगा, उसका राइट है, बट उसका जवाब हमको देना है जी। कि हम ये कह रहे हैं कि जो स्टेट मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे खड़ा होता है उसका क्या हाल होता है। आज भारत ये कहना चाह रहे हैं अमित साहब, यही पॉइंट है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ कि क्या मसला रिलीजन के ऊपर अगर किसी की बुनियाद पड़ती है तो फिर चीजें अलग होगी। जी जी, आप कहिए। देश को जिधर ले आया जा रहा है, एनआईए में जिन जिन आतंकवादियों का नाम है, जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो अमित भाई भी जानते हैं, पैनल में जो लोग हैं वो भी जानते हैं। जी जी। और सनातन संस्था ये पूरा एक मर्सनरी हिंदुस्तान में काम कर रहा है, आतंकवादियों का काम कर रहा है। ये कौन लोग हैं? ये मोदी जी का जो सरकार है महाराष्ट्र का, उसने बोला है उसकी अमित साहब फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं। अमित साहब आप गलत जा रहे हैं, और बीजेपी की सरकार को अमित साहब आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। देखिए मेरा आपसे सीधे तौर पर कहना यह है कि जब आप पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, जब आप अमेरिका की बात करते हैं, आनंद साहू जी, आनंद साहू जी, आनंद साहू जी, आनंद साहू जी, आप मेरी बात सुनिए। आनंद साहू जी, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, इस तरीके से आप बात नहीं कर पाएंगे। आप पाकिस्तान को गाली देने आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? अमित साहब आप मेरी बात सुनिए। में मत जाइए। जब आप पाकिस्तान के टेरर की बात करते हैं, जब आप कमाल हो गया। पाकिस्तान की बात कर रहे ये हैं, आपके अनुभव है। सरकार और रवैये की बात कर रहे हैं, आप उसकी तुलना भारत को आप क्यों घसीट रहे हैं? अभी पाकिस्तान में आतंकवादी हमला हो रहा है, आपस बच्चों को खून खराबा हो रहा है। नरेंद्र मोदी क्या करेंगे वहाँ? बेशरम कुल्लू में पानी में डूब के मर गया। आनंद साहू जी, आप इस तरीके की आप इस तरीके की बात भाषा की बात करें? आनंद साहू जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। आप भाषा की गरिमा रखें। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये कहना चाहिए। कौन सी मरे? थोड़ा संयम आप लोग बरतें। पाकिस्तान में आतंकवादी हो रहा है, थोड़ा संयम बरतें। हम उसकी निंदा कर रहे हैं। अभी आतंकवादियों को पकड़ के जेल जाना चाहिए, इजाजत है। भारत की क्या बात है? भारत की क्या बात है? जी जी, मैंने सिर्फ ये कहा है। क्या कहा है? हमें पाकिस्तान को कॉपी करने की जरूरत क्या कॉपी कर रहे हैं आप? हम पाकिस्तान के बारे में आपके पास की बात करने के लिए नहीं है। हम मोदी जी के बात है। वो दलों को बढ़ा है। तुम्हारी हैसियत क्या है? इसको आगे बढ़ा है। तुम्हारी हैसियत क्या है? लोकतंत्र में आप ये हरकत मत करिए। नहीं कह सकते कि तुम्हारी हैसियत क्या है। बिल्कुल हैसियत क्या? पाकिस्तान को तुम बात नहीं कर सकते और तुम बात कर ऐसी बात करने की हैसियत क्या है? मौलाना साहब, ये पाकिस्तान अरे नीरज कुमार एनआईए में उसका पाकिस्तान के बारे में बात जी, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं इस चीज को क्लियर कर सकूंगी। मैं नहीं चाहती। अमीर साहब वाकई ये शर्मिंदगी वाला विषय कि हम पाकिस्तान सरकार उसके रवैये की बात कर रहे हैं। आप वहां पर प्लीज भारत को न लाएं। आप चर्चा उसके नहीं, आप चर्चा उसके आनंद साहब
सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते क्या? गाली देने की बात करते हैं। अभी पाकिस्तान सरकार के क्या मतलब है? अहमद साहू जी, आप इस तरीके से इस मसले पर बात नहीं सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। मैंने देखा कि मैं एक विषय आया पाकिस्तान में, मैं रो पड़ा कि ये बच्चों को खून खराबा क्यों हो रहा है। नहीं, ये ठीक है, लेकिन क्या किसी और को अपनी बात कहने का हक नहीं है? पाकिस्तान के साथ है। नहीं, फिर और मतलब रहेगा। आप बहस न करें। आज जैसे लोग पाकिस्तान के विषय को यहाँ राजनीति करने के आनंद साहू जी, आप उन्हें कहने देंगे तो भाषा बहुत कड़वा होता है, सुनना नहीं चाहते, हर बात सुनना नहीं चाहते आप। एक ब्रेक फिलहाल हम लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या मसला है जिसे लेकर इतनी आपत्ति है, और हर बार जब पाकिस्तान की बात होती है तो उसमें हिंदुस्तान कैसे तुलनात्मक अध्ययन में आता है, इस पर भी बातचीत होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सीधे रुख करते हैं अपने पैनल का, जिसमें चर्चा हो रही है। बहुत खुलकर सभी ने अपने विचार रखे। विचारों में विरोधाभास अक्सर होता है, लेकिन बेहतर यह है कि वो स्पष्ट तरीके से हो, पता चले कि मसला क्या है, किस पार्टी का, किस इंडिविजुअल का नजरिया इस पर क्या है। सीधे तौर पर ललन प्रसाद जी, बहुत संक्षेप में आप मुझे बताइएगा, आज जो यूनिवर्सिटी पे पाकिस्तान में जो अटैक हुआ है, आपको लगता है कि पाकिस्तान सरकार को इस मसले पर जो कार्रवाई करनी चाहिए उसने की, या आपको लगता है कि पाकिस्तान का अपना रवैया है, अपना किया है जिसे वो भुगत रहा है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो आस्तीन में सांप पाला है जी, उसका परिणाम पाकिस्तान भुगत रहा है। जी मौलाना साहब, आपको भी लगता है पाकिस्तान को भी अपने यहाँ डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करनी जरूरत है। बिल्कुल। जब तक ये वो अपना प्रोसेस डेमोक्रेटाइज नहीं करेंगे जी, और अपनी जनता को उस तरह के राइट्स नहीं देंगे जैसे हमारे हिंदुस्तान में है कि कॉन्स्टिट्यूशन है और आप कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहना होगा। इस तरह से उनको भी उनको भी एक ऐसी सरकार देनी है जहाँ डेमोक्रेसी हो। बहुत साफ तौर पे पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी अदल इंसाफ नहीं होगा अवाम के साथ, वहाँ पर इस तरह की हरकतें होती रहेंगी। लिहाजा हुकूमतों को अपने गरीबान में झांक रसूल साहब, वन लाइनर आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, शर्मसार है, शर्मनाक वाकया है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए और फिर हम वही कहेंगे कि हम बड़े भाई हैं, हमें इस मुसीबत, इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा होना चाहिए और कोई ज्यादा बात इसमें नहीं करनी। इरफान शेख, सिर्फ एक लाइन में आप बताएं क्या किया जाना चाहिए? टेररिज्म दोनों मुल्कों का प्रॉब्लम है, साथ में मिलकर इसे सॉल्व करने की जरूरत है। जी, आप बताएं अमीक साहब, आपकी क्या राय इस पर? देखिए, धर्म के नाम पर, धार्मिक संकीर्णता के नाम पे जो मुल्क बनते हैं उनका पतन इसी तरह से होता है कि जैसा हुआ है। और भारत के लोग आज पाकिस्तान के जो अवाम, जो लोग मारे गए हैं, उनके जज्बात के साथ में खड़े हैं। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अगर भारत सरकार को कोई इन्विटेशन मिले ज्वाइंट ऑपरेशन का, हमें ज्वाइंटली मिलकर ऐसे टेरर ग्रुप को घुस के मारना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, तारीफ है ये बात जो आपने कही। आनंद साहू जी, आपका स्टेटमेंट सिर्फ एक लाइन में। निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है और भारत हर दुख की घड़ी में शुरू किया है, हर दुख की घड़ी में, हर दुख की घड़ी में भारत की जितनी भी आबादी है, मुल्क के जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति पाकिस्तान के साथ है, सरकार भी है। और नरेंद्र मोदी जी तो इसमें आगे बढ़ चढ़ के
चलिए, तो मतलब भारत सरकार मदद के लिए तैयार है, कैसी भी मदद चाहिए वो करेगी। आतंकवाद का समाप्त करने के लिए एकजुट होकर बहुत बढ़िया। और ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने बात की कि सब लोग इस बात पर तैयार थे कि भारत को कम से कम टेरर के अगेंस्ट तो पाकिस्तान के साथ होना है। पाकिस्तान सरकार जैसी मदद चाहे, जो मदद बन पड़ती हो वो करनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी, और सभी मुल्कों को साथ आकर इसके लिए एक सार्थक प्रयास करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान आए, इतनी शिद्दत से आपने चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए चैनल 1।